Good morning, students. So now today we will start our chapter number 6, life process. Clear? So this is in your syllabus. Clear? So what are the life process we have discussed in this chapter? Clear? So first we will discuss about the life process in the introduction. So in the introduction, the first is the difference between the something is alive and something is not alive. कि हम किसी भी चीज को alive या किसी चीज को हम नॉट अलाइव कब कहेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मूवमेंट, कि फिजिकल मूवमेंट की हेल्प से हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मेंशन है, डॉग इज रनिंग, अ मैन इज शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। ये कुछ एग्जांपल हैं। क्लियर? सो इफ दीज हैपन वी कैन से दैट कि समथिंग इज अलाइव। सो व्हाट हैपन व्हेन एनीवन फ्रॉम देम इज स्लीपिंग, कि जब इनमें से कोई स्लीपिंग होगा, सो रहा होगा, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि समथिंग इज अलाइव और नॉट। सो देन वी विल डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दैट कि दैट पर्सन इज ब्रीदिंग और नॉट। सो दीज आर द क्राइटेरिया which we have used to decide something is alive or not. Now this is for the animals. So what in the case of plants, कि plants के केस में क्या होगा। तो प्लांट के केस में हम कहेंगे कि जो प्लांट ग्रीन दिख रहे हैं वो अलाइव हैं और जो प्लांट ग्रीन नहीं है वो अलाइव नहीं है। लेकिन व्हाट हैपन टू दोज प्लांट हुज कलर इज नॉट ग्रीन। सो विद द हेल्प ऑफ देयर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, कि वो प्लांट का जो साइज है या उसकी ग्रोथ टाइम के साथ हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो आपका जो है अलाइव है या नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है बेटा कि कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जो हमें अब कुछ ऐसे एनिमल भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके अंदर हमें ये मूवमेंट विजिबल नहीं है। मतलब जो आपकी फिजिकल मूवमेंट है या जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनकी हमें वो विजिबल नहीं है। तो अब उनका क्या क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने का कि वो अलाइव है या नहीं है। सो दीज आर डिसाइडेड बाय द मोलिकुलर मूवमेंट। अब ये मोलिकुलर मूवमेंट क्या होती हैं कि मोलिकुलर मूवमेंट वो होती हैं बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर 24 आवर चलती रहती हैं। अभी है क्या मोलिकुलर मूवमेंट, कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल होते हैं, डिफरेंट सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब जो ये ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर 24 आवर आपका वर्किंग चलती रहती है, मतलब काम चलता रहता है। अब काम का क्या मतलब है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर? हमारी बॉडी वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी, हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये सारे हमारी बॉडी में नए सेल बनते रहेंगे, पुराने सेल डाई होते रहेंगे और जो डैमेज हो चुके हैं सेल वो रिपेयर होते रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो होते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ द मोलिकुलर मूवमेंट। सो जो आखिरी आपकी इस पेज के ऊपर आखिरी जो पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा है व्हाई आर द मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, कि जो मोलिकुलर मूवमेंट है वो लाइफ के लिए जरूरी क्यों है। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They have a tissue have a cell have a smaller component in them, and so on. Because the effect of the environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to be keep breaking down over time. कि जितने भी सेल हैं जब उनमें वर्किंग होगी तो वो टाइम टू टाइम टूटते रहते हैं, डाई होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। तो उसने बोला इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल डाई, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, नए सेल नहीं बनेंगे और जो डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो नो लॉन्गर बी अलाइव, कि वो नो लॉन्गर अलाइव मतलब वो हम उसको अलाइव नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेल बने, सेल टूटे, जो डैमेज थे वो सेल रिपेयर हुए। तो अगर नए सेल नहीं बनेंगे, डैमेज रिपेयर नहीं होंगे तो जो पर्सन है या जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम नो लॉन्गर अलाइव नहीं कह सकते। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर सिंस ऑल द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम। और अगर जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे मॉलिक्यूल के बने हुए हैं और ये मॉलिक्यूल आपके जो हैं वो 24 आवर
मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या कि सबसे पहले फिजिकल मूवमेंट है, उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जब कोई पर्सन सो रहा है तब उसकी ब्रीथिंग है, क्लियर। लेकिन उनमें क्या होगा जिनके अंदर मूवमेंट नहीं है, क्या वो अलाइव नहीं है तो वो भी अलाइव, तो उनके अंदर आएंगी मोलिकुलर मूवमेंट, क्लियर। अब मोलिकुलर मूवमेंट क्या है कि हमारी बॉडी में सेल होते हैं, सेल टूटते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, तो उन सेल की रिपेयरिंग और नए सेल बनना जो वो है वो सारा है विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट से होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस चीज को हम अलाइव नहीं कहेंगे। तो ये आपकी थी इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद आता है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, जो अगले पेज पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारा पढ़ लिया है जो। अब व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, तो बेटा लाइफ प्रोसेस वो हैं जो अनसेसरी प्रोसेसेस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को बीइंग अलाइव, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेस अनसेसरी हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमने पढ़ा कि वो कौन से प्रोसेस थे, जो हमने पढ़ा था कि दैट आर द मेंटेनेंस फंक्शन, कि जो किसी भी लिविंग बीइंग को मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन का मतलब क्या कि उसकी बॉडी में जो डैमेज हो रहा है, जो सेल डाई हो चुके हैं उनकी जगह जो नए सेल बनेंगे और जो डैमेज है वो रिपेयर होंगे, वो सारे आपके मेंटेनेंस फंक्शन। तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, द लाइफ प्रोसेस आर द मेंटेनेंस फंक्शन, क्लियर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 24 आवर चलते रहते हैं, क्लियर। और जो ये आपकी सारी मेंटेनेंस जॉब है, कौन सी जॉब है, मेंटेनेंस जॉब का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप का ब्रेकडाउन हो रहा है उसकी जो मेंटेनेंस होगी उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, क्लियर। तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस आर द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर, which are going on 24 hours when a particular person nothing particular in doing nothing। तो ये आपकी सारी मेंटेनेंस जॉब है, क्लियर। तो प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, कि जो बॉडी के अंदर सारे मिलके, वो कहीं का भी सेल है उस, क्योंकि हम जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अब सिंगल सेल में वो सिंगल सेल ही होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये कहा कि जो बॉडी के अंदर मेंटेनेंस जॉब्स हैं या जो मेंटेनेंस प्रोसेस हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि कोई भी सेल है उसको चाहिए एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड की फॉर्म में आएगी, और उस फूड से एनर्जी लेने वाले प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम न्यूट्रिशन कहते हैं, क्लियर। तो अब जो हमने पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ा, तो पहला लाइफ प्रोसेस आपका है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए, कि जो सेल डैमेज हैं, जो सेल ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जो नए सेल बनाने हैं, उन सब के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आउटसाइड द बॉडी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके ऊपर से, वी नीड फूड एंड फूड कॉमनली कॉल्ड द न्यूट्रिशन। जो इन सब कामों के लिए एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलेगी, और फूड को हम लेने वाले कॉमनली नोन एज न्यूट्रिशन, क्लियर। अब यहाँ पे इस जो पैराग्राफ है आपका फर्स्ट, इसके अंदर यही मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है उनका एनर्जी लेने का, क्लियर। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड और न्यूट्रिशन प्रोसेसेस। लेकिन जो अर्थ के ऊपर बेटा फूड अवेलेबल है दैट इज कार्बन बेस्ड, मतलब जितना भी हम फूड देखते हैं हमारी चारों तरफ उसके अंदर सबके अंदर कार्बन है, तो दैट फूड इज कार्बन बेस्ड फूड, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जब चलते हैं कि द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप body and must be finally converted into uniform source that can be used for the various molecular movement need for the maintenance living। अब जो फूड हमें मिलता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी को वो सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होता है, क्लियर। अब वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर जो मेन रिएक्शन है वो आपकी है ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग है ब्रेक डाउन करना है मॉलिक्यूल्स को। अब जो हम फूड खाते हैं वो कार्बन बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मीन्स वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है।
कॉम्प्लेक्स फूड का मीनिंग है बेटा, अब आप जो फूड खाते हो उसके अंदर डिफरेंट टाइप नहीं होते, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, उसके अंदर फैट भी होते हैं, उसके अंदर विटामिन भी होते हैं, क्लियर, उसके अंदर रेफ्यूजीज भी होते हैं, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है ताकि हमारी बॉडी के सेल उसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, और उस तोड़ने के प्रोसेस के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शन होती हैं, वेरियस एंजाइम यूज होते हैं, क्लियर। तो बॉडी के अंदर वेरियस एंजाइम यूज होते हैं और वेरियस केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो मेन जो रिएक्शन आपके होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्लियर। अब द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, वही है कि जो आपका फूड बॉडी के अंदर जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से जो सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। मीन्स टू ब्रेक डाउन द फूड और टू ब्रेक डाउन द, वी कैन से दैट the break down the food into the simpler form और in the simpler molecular form oxygen is required। और जो ऑक्सीजन लेने वाले प्रोसेस होगा आउटसाइड से इनसाइड के अंदर, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन, उसको कहेंगे रेस्पिरेशन। तो हमने दो लाइफ प्रोसेस पढ़े, पहले फूड चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फिर उस फूड को ब्रेक डाउन करना है सिंपलर फॉर्म में, क्लियर। तो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें सारा का सारा जो काम होगा वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो सिंगल सेल है, जैसे अमोइबा एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। अब सिंगल सेल के अंदर क्या है, एक ही काम उस सिंगल सेल ने करना, मतलब उसमें क्या उसके अंदर आपका रेस्पिरेशन भी, डाइजेशन भी, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड भी, वो सारा एक सेल करेगा, मतलब ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी स्ट्रक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, तो इन दैट केस आपके जो सेल हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारा ह्यूमन बीइंग का। अब ह्यूमन बीइंग में आप क्या देखते हो कि जो हमारी बॉडी है उसके सारे सेल इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, हमारी स्किन सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के साथ, और स्किन के अंदर जो सेल हैं वो मेनली डेड सेल होते हैं। इसका मतलब हमारे सेल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते, दैट्स व्हाई वी हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गन टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बट इन केस ऑफ सिंगल सेल दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ सिंगल सेल by the process of diffusion which we have studied in class 9 diffusion, क्लियर। अब हमने यहाँ पे दो प्रोसेस पढ़ लिए, फूड ले लिया, फूड को तोड़ लिया, उसके बाद उसमें से न्यूट्रिशन ले लिया। अब जो न्यूट्रिशन है, जो आपका फूड है, जो उसको ब्रेक डाउन हमने किया है, अब उस फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना है, क्लियर। तो हर एक तक सेल तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे एक नया सिस्टम आएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो वी हैव स्टडीड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे लिखा है इन द मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज इन दी फंक्शनिंग दे परफॉर्म। अब जो अलग अलग बॉडी पार्ट हैं अलग अलग काम करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया दैट दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट इनटेक ऑफ फूड ऑफ एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और जो खाने लेना है और ऑक्सीजन लेना है वो भी एक स्पेशलाइज फंक्शन है, कि जो खाना लेंगे हम वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ऑक्सीजन आपकी लंग्स में जाएगी, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपके। सो हाउ दिस प्रॉब्लम बी poses a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of the animal while the part of the other body needs। अब जो ऑक्सीजन और जो फूड है वो गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऑक्सीजन गई है लंग्स के अंदर, लेकिन चाहिए तो पूरी बॉडी को। तो उस पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, पूरी बॉडी को फूड पहुंचाने के लिए एक नया सिस्टम आएगा जिस सिस्टम को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्लियर। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इट कैरी फूड एंड ऑक्सीजन टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो तीसरा था आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका है लाइफ प्रोसेस। अब जो फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कि जो फूड ब्रेक डाउन किया है उस फूड ब्रेक डाउन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करके हमने जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होंगे। अब उसके साथ जो आपके बाई प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होंगे वो आपके जो बाई प्रोडक्ट हैं, क्लियर, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे मतलब हमारी बॉडी उनको नहीं रखना चाहती, तो उनको बॉडी से रिमूव करना है। तो बॉडी से रिमूव करने के लिए एक नया प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन।
So these are the life process which we have discussed. So first is the nutrition, second is the respiration, and third one is the transportation, and fourth one is the excretion. So these all process we have to discuss in detail later in this chapter. So now we have discussed about the introduction of this chapter. Now there is a question on the page number 95 in text. So clear. So यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो बेटा अभी हमने बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर के अंदर जो आपका हर एक सेल है दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्लियर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनके केस में जो बॉडी है दैट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। क्लियर। इन द मल्टी सेल लाइक ह्यूमन ऑल द बॉडी सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट। Therefore, every cell of the body will not get oxygen as per need by the process of diffusion from the environment. And also the human body is covered with dead cell, and dead cell is not able to take oxygen through the diffusion process. तो यहाँ पे लिखना है आपने कि जो सिंगल सेल होते हैं उनकी बॉडी डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट के, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की नीड है दैट कैन बी फुलफिल बाय द डिफ्यूजन, बट इन द ह्यूमन बीइंग लाइक स्ट्रक्चर the oxygen need cannot be fulfilled by the diffusion because human body is covered with the dead cell, and also the every cell of the human body doesn't indirectly contact with the environment. Next आपका what criteria do we use to decide whether something is alive? तो we will use that growth and the development, कि सबसे पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन होगी, आल्सो विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ एंड द मूवमेंट इन द बॉडी। तो अगर किसी बॉडी के अंदर ग्रोथ है, बॉडी के अंदर मूवमेंट है, वहाँ पे ब्रीथिंग है, वहाँ पे रेस्पिरेशन है, तो वी कैन से दैट दैट थिंग इज अलाइव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म? कि आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने यूज किया। अब वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन है। अगर वो ऑर्गेनिज्म आपके हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स मीन्स वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो वो लेते हैं फूड। फूड किससे मिलेगा? उनको मिलेगा ऑटोट्रॉप से। अब जो ऑटोट्रॉप का रॉ मटेरियल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, मिनरल होता है। क्लियर। तो ये आपके हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल। लेकिन जितने भी आउटसाइड रॉ मटेरियल है दैट इज कार्बन बेस्ड, वो आपका क्या होगा? कार्बन बेस्ड होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो वी हैव डिस्कस the nutrition, the respiration, the transportation, the excretion. These are the necessary for the maintenance of a life. So these are the question we have discussed. So now the first point we will discuss, that is nutrition. So what is nutrition? Nutrition means to get energy to perform various functions. So that is known as nutrition. तो हम जो अपने डेली लाइफ में डिफरेंट काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो फूड को लेने के प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो न्यूट्रिशन आपका होता है वो हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। अब जो लिविंग थिंग है वो फूड कैसे लेते हैं? अब वो डिपेंड करता है कि वो लिविंग थिंग क्या है। अब जो लिविंग थिंग जो पहली कैटेगरी आएगी वो आएगी ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं बेटा विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water, and chlorophyll is present within them in the chloroplast. So सबसे पहले आपके आएंगे ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में कौन है? ग्रीन प्लांट है और सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्लियर। अब जो दूसरे हैं वो आपके आ जाते हैं कि जो फूड किसने प्रिपेयर किया है? ऑटोट्रॉप ने प्रिपेयर किया है, उस फूड को यूटिलाइज करेंगे, तो वो आएंगे आपके हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स जो होंगे वो किसके फूड यूज करेंगे? जो ऑटोट्रॉप ने बनाया। अब जो ऑटोट्रॉप फूड प्रिपेयर करेंगे दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। क्लियर। जो ऑटोट्रॉप होंगे वो कैसा फूड प्रिपेयर करेंगे? दैट प्रिपेयर अ कॉम्प्लेक्स फूड। सो उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना है सिंपलर फॉर्म में ताकि बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सके। तो उसके लिए हमारी बॉडी में चाहिए एंजाइम जिनको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। सो यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज हैं आपकी। फर्स्ट कैटेगरी आपकी आ गई हेटेरोट्रॉप्स, सॉरी ऑटोट्रॉप्स, और दूसरी आपकी हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ हेटेरोट्रॉप्स इंक्लूडिंग एनिमल एंड फंगी। जो एनिमल और होंगे वो फंगी होगी, वो आपके हेटेरोट्रॉप आएंगे, और प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो आपके आएंगे वो ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आएंगे।
सो नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द दिस। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप कौन है भाई? जो ऑटोट्रॉप आपके हैं वो प्लांट है। प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। अब होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं आपके वो आपकी जो सनलाइट है या जो क्लोरोफिल है उसमें जो प्रोसेस है फूड बनाने का उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? उस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से दे प्रिपेयर अ फूड एंड स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आउटसाइड से मटेरियल को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फूड की फॉर्म में। अब यहाँ पे है कि जो फूड वो होगा वो फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, कि जो फूड बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्लियर? और फिर उस फूड को कार्बोहाइड्रेट बनना है जो उसको वो स्टोर कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। कि मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट उन्होंने यूज कर लिया ग्रोथ के लिए वो ठीक है, जो बच गया उसको स्टोर कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? अब वही है कि जो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा वही हम आगे यूज करते हैं इन दी वही हम आगे यूज करते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं। स्टार्च हम लेते हैं प्लांट से। अब अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आपका प्रोसेस होगा कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है आपकी। वो रिएक्शन क्या है कि व्हाट इज द रिएक्शन फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ वाटर की रिएक्शन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, क्लोरोफिल होगी, तो यहाँ बनेगा C6H12O6 और बदले में साथ में निकलेगी ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये बना ग्लूकोज। ग्लूकोज सोचा है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? जितना कार्बोहाइड्रेट वो यूज कर लेंगे एट दैट टाइम उसको यूज कर लेंगे, जो यूज नहीं होगा वो स्टोर हो जाएगा विद इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो पहला स्टेप आपका होता है, तो पहले स्टेप में आप क्या देखेंगे हम यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, की सबसे पहले जो सनलाइट है वो ऑब्जर्व होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑक्सीजन है सॉरी जो सनलाइट है वो ऑब्जर्व करती है क्लोरोफिल। फिर जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। क्लियर? और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो पहले स्टेप में एनर्जी ऑब्जर्व होगी, दूसरे स्टेप में एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में फॉर्म द लाइट एनर्जी, और साथ में होगा स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और जो आखिरी स्टेप होगा वहां पे होगा रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो दीज आर द 4 पार्ट्स और 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि स्टेप ऐसे होंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, अब यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन द डेजर्ट प्लांट टेक up carbon dioxide at the night and prepare an intermediate which act upon by the energy observed by the chlorophyll। कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से रात के अंदर, और दिन के टाइम में उनके ऊपर जो सनलाइट है वो एक्ट करती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक आपका है कि यू हैव टू सीन दिस डायग्राम विच इज सीन डाउन साइड। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई देंगे। तो जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं बेटा ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं विच कंटेन द क्लोरोफिल। क्लियर? जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको ग्रीन कलर की डॉट दिखाई देंगी। ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपकी होती है क्लोरोफिल विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे 6.1 आपकी एक्टिविटी है, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या है, ये एक्टिविटी रिलेटेड है कि द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये नेसेसरी कैसे है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी हम पोटेड प्लांट लेंगे, जैसे हमने मनी प्लांट ले लिया, उसको हम कुछ दिन के लिए अंदर रखेंगे ताकि जितना भी स्टार्च पहले बना हुआ है वो सारा यूटिलाइज हो जाए। ठीक है? यहाँ पे हम स्टेप वाइज आपकी जो है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पोटेड प्लांट लेना, उसको कुछ दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि सारा स्टार्च जो बना उसको यूज हो जाए। उसके बाद उस प्लांट को हम बाहर लेके आएंगे, उसको 6 घंटे के लिए हम फिर से सनलाइट में रख देंगे ताकि नया वहाँ पे आपका स्टार्च बने। और क्लियर? जहाँ पे नया स्टार्च बनेगा। क्लियर? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पत्ते को हम तोड़ेंगे। क्लियर? पत्ते को तोड़ने के बाद हम उसको बॉयल वाटर में डिप कर देंगे। अब बॉयल वाटर में डिप करने का मान यहाँ पे बेनिफिट ये है कि ताकि आपका जो लीफ है वो डाई हो जाए, मतलब वो मर जाए। उसके बाद उस लीफ को फिर हम बॉइल्ड अल्कोहल के अंदर डाल के उसको बॉइल्ड करेंगे। अब अल्कोहल का काम है कि जो अल्कोहल है बेटा वो रिमूव कर देगी क्लोरोफिल को। ठीक है? तो अल्कोहल क्लोरोफिल को रिमूव कर देगी।
ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उस लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल लेंगे और जहां जहां पे बेटा ग्रीन कलर के डॉट थे, मतलब जहां जहां पे क्लोरोफिल थी, वहां वहां पे आपके लीफ का जो कलर है वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक। अब ब्लू ब्लैक होने का मतलब ये है कि वहां पे था स्टार्च। क्लियर। और स्टार्च कब बनेगा, जब प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो स्टार्च बना है वो वही एरिया में बना है जहाँ पे क्लोरोफिल थी। तो यहाँ पे आपने जो डायग्राम देख रहे हो कि एक साइड में ग्रीन कलर पैचेस हैं, जो ग्रीन कलर था वही बाद में ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से इन्हीं एरिया के अंदर स्टार्च बना। क्लियर। तो इससे हमें क्लियर हुआ क्या कि भाई जो क्लोरोफिल है दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक और डायग्राम है वो है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनिंग ओपनिंग ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जिसके थ्रू आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का। क्लियर। जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन जाएगी, या रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ऑक्सीजन आएगी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। मींस जो एक्सचेंज है गैसेस का वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्लियर। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनिंग ओपनिंग ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। क्लियर। अब स्टोमेटा जो होते हैं उसमें होता है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल की हेल्प से ही आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन या क्लोज होता है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको भी ग्रीन कलर की डॉट दिखाई दे रही होंगी बेटा। जो ग्रीन कलर की डॉट्स हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन जिसके अंदर आपकी क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्या है, क्लोरोफिल है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जब आपके प्लांट को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तब आपके जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, क्लियर, स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तब आपके स्टोमेटल जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्लियर। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो डिपेंड करती है गार्ड सेल पे। अब गार्ड सेल कैसे ओपन क्लोज करता है कि जब गार्ड सेल बेटा स्वेलअप होगा, स्वेलअप मतलब जब गार्ड सेल के अंदर वाटर मूव करेगा वो स्वेलअप होगा, तब आपका जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। और जब आपके गार्ड सेल से वाटर बाहर की तरफ जाएगा तो वो श्रिंक होगा और आपका जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो सिर्फ स्टोमेटल पोर से होता है, मतलब मैक्सिमम स्टोमेटा से होता है, लेकिन आल्सो इट थ्रू द रूट्स, स्टेम्स एंड द लीव्स आल्सो। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो एक्टिविटी आपकी यहाँ पे ये है। क्लियर। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है आपकी, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 6.2। अब यहाँ पे पॉइंट जो है ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने इस एक्टिविटी को पढ़ना है, जल्दी से इसको क्विकली मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे आपको दो पोटेड प्लांट दिख रहे हैं, प्लांट एक ए है एक बी है। जो ए है उसके अंदर एक कंटेनर रखा है, उस कंटेनर के अंदर जो आपका होगा उसके अंदर आपका होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमने दोनों को एक ग्लास जार के अंदर रख दिया। ग्लास जार के अंदर रखने के बाद हमने उसको फिक्स कर दिया ताकि बाहर से एयर ना आ सके। अब जिसके अंदर आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था उसके अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी उसने ऑब्जर्व कर ली। इसका मतलब जो ए वाला है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्लियर। और जो बी वाला है उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, तो उसकी हेल्प से सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल है, तो इस प्लांट ने फूड प्रिपेयर कर लिया। लेकिन जो ए था वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाया। हम कैसे चेक करेंगे फूड प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ? हमने दोनों का लीव लिया, लीव को फिर वही प्रोसेस, उसको बॉईल किया अल्कोहल में बॉईल किया, पहले वाटर में बॉईल किया, फिर अल्कोहल में बॉईल किया, फिर यहाँ पे किया स्टार्च टेस्ट। क्लियर। तो जो आपका ए था उसके अंदर कहीं पे भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं बना। लेकिन जो बी था उसके अंदर कुछ पोर्शन के अंदर ब्लू ब्लैक कलर आया, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च बना है। स्टार्च बना इसका मतलब वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, तो वहाँ पे स्टार्च बना। ये आपकी एक्टिविटी थी। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो अब तक डिस्कस किया है कि प्लांट को सिर्फ आपकी एयर वाटर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, प्लांट को और भी रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट किसकी है? वो नाइट्रोजन की है, फॉस्फोरस की है, आयरन की है, मैग्नीशियम की है। वो कहाँ से लेगा? सोइल से लेगा। और जो नाइट्रोजन मिलेगी वो इन्वायरमेंट से मिलेगी, वो आपकी इन दी फॉर्म नाइट्रेट होगी, जो आपने क्लास 9th में नाइट्रोजन साइकिल जो किया था उसमें आपने देखा था। क्लियर। तो उसके बाद आता है हिट्रोट्रॉपिक। भाई अब हिट्रोट्रॉपिक कौन से होते हैं? हिट्रोट्रॉपिक वो होते हैं
जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉपी के ऊपर। क्लियर। तो अब ये क्या होगा, हेटेरोट्रॉपी के अंदर क्या होगा कि जो फूड है वो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। लेकिन जो आपके एनिमल होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को पहले बाहर ही बॉडी के सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद वो ऑब्जर्व करेंगे उस फूड को। जी इसके एग्जांपल होंगे आपके मशरूम हो गया आपका, ठीक है, यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है या अदर एनिमल है वो सारे फूड को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स को विद इन द बॉडी ही उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उसको किल किए, तो उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी विच वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू लाइन्स लाइक द टिक्स, lice, tapeworm and the amerbale. The parasitic nutrition strategy are used by the wide variety of means these organisms get nutrition from a live or animal without killing them, उनको बिना किल किए हुए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट और देखना है यहाँ पे कि जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं टू गेट द फूड। अब यहाँ पे आता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कैसे लेंगे वो। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिसेलुलर की बात हम करेंगे। आपके यहाँ पे यूनिसेलुलर का एक डायग्राम बना हुआ है, देखो, दैट इज अमीबा। अब अमीबा के अंदर बेटा एक सिंगल सेल ही है जिसने सारा फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे ही अमीबा किसी फूड पार्टिकल को देखता है तो वो एक शेप बना लेता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो जैसे ही वो फूड उसके अंदर कांटेक्ट में आता है तो उसको शेप को वो क्लोज कर लेता है। तो पहले वो सूडोपोडिया था, अब बन गया फूड वैक्यूल। उसके अंदर जितना न्यूट्रिशन था उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, जो अनवांटेड थिंग थी जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको किसी भी बॉडी के पार्ट से वो रिमूव कर देगा। तो ये था सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल है, वो कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट से न्यूट्रिशन ले सकता है। लेकिन जो आपके होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से फूड को वी कैन से दैट इनटेक किया जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका एग्जांपल है पैरामीशियम, एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो फूड इनटेक होगा एक स्पेसिफिक स्पॉट से होगा। अब फूड को स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाने के लिए वहां पे सीलिया होती है, सीलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो फूड को मूव करके वहां तक पहुंचाएगा। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़े हैं किसके, अमीबा का, कि हाउ अमीबा गेट देयर फूड। तो अमीबा फूड कैसे लेता है, सिंगल सेल है, सारा काम सिंगल सेल नहीं बनाना परफॉर्म करना है, उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है। क्लियर। तो उसमें क्या होगा, अमीबा फूड टेक करने के लिए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। बाद में वो सूडोपोडिया जैसे ही उसके अंदर कोई इंसेक्ट आएगा वो सूडोपोडिया क्लोज हो जाएगा, वो बन जाएगा फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल के अंदर डिफरेंट एंजाइम होंगे जो फूड पैक्ट करेंगे, जो फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे, जो डाइजेस्ट नहीं होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल। इसमें पे हमने पढ़ा पैरामीशियम के अंदर क्या है कि फूड इनटेक होने की एक पर्टिकुलर जगह है, वहां तक फूड को पहुंचाने के लिए पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अब यहाँ पे जो आपका है नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर। तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन होता है दिस वी हैव डिस्कस नाउ। क्लियर। अब इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको एलिमेंट्री कनाल तक में होता है। अब एलिमेंट्री कनाल क्या है, जो आपके माउथ से लेके एनस तक जाएगी। अब इस एलिमेंट्री कनाल के अंदर डिफरेंट आपके पार्ट होंगे और डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आता है माउथ, कि सबसे पहले जो फूड माउथ में जाता है तो माउथ में फूड को क्रश किया जाता है, उसको स्मॉलर पार्ट में तोड़ा जाता है और सॉफ्ट किया जाता है। अब जो माउथ होगा बेटा, हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होते हैं, इसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। वो एक एंजाइम सेक्रेट करेगी जिसको हम सलाइवरी अमाइलेसिस कहते हैं। एंजाइम क्या है, कैटालिस्ट है जो किसी भी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी है। तो जो उसके बाद आपका जो होगा, अब जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाएगा बेटा। सबसे पहले माउथ के अंदर सलाइवा फूड के अंदर मिक्स किया जाएगा। दैट सलाइवा मेक द फूड सॉफ्ट, क्लियर। एंड आल्सो द ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ विच इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होगी वो सलाइवा रिलीज करेगी। सलाइवा के अंदर एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेसिस। अब जो सलाइवरी अमाइलेसिस होगा वो कन्वर्ट करेगा स्टार्च को शुगर के अंदर।
क्लियर। हमने कहा था जो हम फूड लेते हैं वो एनिमल से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, उसमें होता है स्टार्च। तो उसके बाद फिर आपका फूड पाइप से होता हुआ आपका पहुंच जाएगा स्टमक के अंदर। क्लियर। अब फूड पाइप में से स्टमक क्या कि फूड पाइप में वहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद जब आपका फूड माउथ से होता हुआ स्टमक तक पहुंच गया, ठीक है, तो स्टमक में पहुंचने के बाद उसको हम पैरास्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। पैरास्टैटिक मूवमेंट होते हैं फूड को नीचे पुश करने के लिए। तो उसके बाद आपका फूड पहुंच गया स्टमक के अंदर किसके फूड पाइप को हम ओस्टोपैगस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो फूड पाइप को हम ओस्टोपैगस कहते हैं। साथ में आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम आपके साथ साथ चल रहे हैं इसके। तो स्टमक में पहुंचने के बाद जो स्टमक है वो एक आपका इलास्टिक ऑर्गन है, जो आपका फूड के पहुंचते ही वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और विद दी हेल्प ऑफ जो स्टमक की वॉल्स होंगी, मस्कुलर वॉल होते हैं, उसकी हेल्प से जो फूड को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर। अब जो स्टमक है बेटा, उसकी वॉल्स के ऊपर ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेटा, वो 3 तरह के एंजाइम रिलीज करेगी, 3 तरह के वहाँ पे चीज़ों को रिलीज करती है। पहला रिलीज करती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर वहाँ पे पेप्सिन होता है, और तीसरा होता है म्यूकस। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका काम है बेटा, पहला काम है कि जितना भी फूड के अंदर बैक्टीरिया था या जितने भी फूड के अंदर अनवांटेड जर्म्स थे, उन जर्म्स को किल करना। दूसरा जो बैक्टीरिया है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बेटा आपका जो हमने बोला है पेप्सिन। जो पेप्सिन है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है इन दी प्रेजेंस एसिडिक मीडियम। तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन काम कर सके। और थर्ड वन था यहाँ पे म्यूकस। और जो आपका म्यूकस था बेटा, आपका ये म्यूकस आपका जो स्टमक की इनर वॉल है उनको बचाता है एसिड से। अगर हमारे यहाँ पे म्यूकस नहीं होगा तो बेटा जो हमारा स्टमक है अपने आप को खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर वो हमारे ही जो वॉल्स हैं स्टमक की उनको ही डैमेज कर देगा। क्लियर। और आपने फिर आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आपने फिर सुना भी होगा, एसिडिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद जो फूड है जो स्टमक से निकलेगा उसको रेगुलेट करेगी स्पिंचर मसल। क्लियर। कि स्पिंचर मसल यहाँ पे है जिसकी हेल्प से जो फूड है वो धीरे धीरे आपका एकदम से नहीं निकलेगा, वो स्लोली आपका फूड निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्पिंचर मसल है जो आपकी काम करती है फूड को रिलीज करने में स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। क्लियर। सबसे बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। लेकिन जो इंटेस्टाइन है बेटा उसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ईटिंग एनिमल्स। जो हार्बीवोरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है, और जो कार्निवोरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। अब यहाँ पे हार्बीवोरस की बड़ी, क्योंकि हार्बीवोरस जो होते हैं उनके फूड में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है। और जो बेटा इंटेस्टाइन है उसके अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारे के सारे आपके इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद जो इंटेस्टाइन है बेटा उसके अंदर सेक्रेशन भी आते हैं लीवर की और पेनिक्रियाज की। तो यहाँ से जो लीवर है बेटा, क्लियर, जो लीवर है वो अपनी सेक्रेशन ऐड करता है, क्लियर, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। अब जो फूड हमारा स्टमक से है वो एसिडिक है, लेकिन जितने भी आपके एंजाइम है जो इंटेस्टाइन के अंदर है वो तभी काम करते हैं अगर मीडियम होगा, अल्कलाइन मतलब बेसिक। तो जो लीवर है वहां से जो बाइल सॉल्ट आया है, क्लियर, तो जो बाइल जूस है आपका वो उस मीडियम को अल्कलाइन बना देता है ताकि आपके एंजाइम काम कर सके। ठीक है। अब उसके बाद आपके जो फैट के बिग ग्लोबुल्स होते हैं उनको डिफिकल्ट है एंजाइम एक्ट करने, तो जो बाइल सोल्ट है, लीवर से बाइल जूस और बाइल सोल्ट है, पेनिक्रियाज से आपका पेनिक्रेटिंग जूस आएगा। क्लियर। तो जो बाइल सोल्ट आया लीवर से वो फैट के बिग ग्लोबुल को स्मॉलर ग्लोबुल में तोड़ देता है ताकि उसके ऊपर एंजाइम प्रॉपरली काम कर सके। क्लियर। जो पेनिक्रियाज और पेनिक्रेटिंग जूस सेक्रेट करेगी जिसके अंदर बेटा आपका एंजाइम होगा ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और लाइपेस। 2 एंजाइम होंगे पेनिक्रेटिंग जूस के अंदर जो पेनिक्रियाज ने छोड़े थे, तो उसके अंदर है कौन, ट्रिप्सिन एंड
लाइपेस। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो आपका लाइपेस है वो फैट के जो ग्लोबुल्स थे उनको वो इमल्सिफाई करेगा, मतलब उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और एट द एंड जो इंटेस्टाइन है उस पे वहाँ पे होगी इंटेस्टाइल इंटेस्टाइन ग्लैंड है वो सेक्रेट करेगी इंटेस्टाइल जूस, और वो जो कन्वर्ट करेगा आपका प्रोटीन जो हमने देखा था उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करेगा और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले जो फूड स्टमक से आया था वो आपका एसिडिक था, लेकिन इंटेस्टाइन में उसको बेसिक बनाना है। बेसिक बनाने के लिए लीवर ने काम किया, लीवर ने सेक्रेट किया बाइल जूस, बाइल जूस ने मीडियम को बेसिक बना दिया। क्लियर, उसके साथ वहाँ पे पेनिक्रियाज भी है, पेनिक्रियाज सेक्रेट करती है पेनिक्रेटिंग जूस। पेनिक्रेटिंग जूस के अंदर दो एंजाइम है, कौन कौन से, ट्राइप्सिन एंड लाइपेस। उसके बाद जो बाइल सोल्ट था, बाइल सोल्ट ने क्या किया, जो फैट के बिग ग्लोबुल थे उनको ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉल ग्लोबुल में, ताकि एंजाइम प्रॉपरली उसके ऊपर एक्ट कर सकें। अब जो ट्रैप्सिन था उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया है, और जो लाइपेस था उसने उस फैट के ग्लोबुल्स को इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफाई का मतलब है उनको तोड़ने में हेल्प की, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प की। उसके बाद तो जो इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स थी वहाँ पे एक ग्लैंड है, उसने सेक्रेट किया इंटेस्टाइल जूस। इंटेस्टाइल जूस ने आपके फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद ये न्यूट्रिशन हमने ले लिए, अब इन न्यूट्रिशन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, उसको वीली कहेंगे। अब वीली क्या है, वीली बेटा यहाँ पे इंटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल का। तो उन ब्लड वेसल से आपका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होगा, उस न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होने के बाद उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। वो जो ब्लड में वो न्यूट्रिशन जाएगा, वो न्यूट्रिशन ब्लड की हेल्प से हर एक पार्ट तक आका पहुंचेगा। तो जो आपकी इंटेस्टाइन है स्मॉल, उसके अंदर एक अनदर स्ट्रक्चर, इसका नाम है वीली। वीली क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर दी मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। उसके बाद जो फूड है आपका जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली आपका जो वाटर है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद आपकी बॉडी से जो आपका वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा थ्रू द एनस। क्लियर। यहाँ पे एक डेंटल केयर है, ये आपने खुद पढ़ना है, एक फैक्ट फाइल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोप एंड द हेटेरोट्रोप। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ऑटोट्रोप वो होंगे जो खुद कर लोगे अपने आप। वेयर डू प्लांट गेट ईच रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये आप बता ही सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इन्वायरमेंट से लेंगे, द कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहाँ से लेंगे, इन्वायरमेंट से लेंगे। वाटर कहाँ से लेंगे, सोइल से लेंगे। ठीक है। सनलाइट कहाँ से लेंगे, सन से लेंगे। क्लोरोफिल कहाँ से लेंगे, क्लोरोप्लास्ट से लेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो अभी मैंने बताया था, पहला रोल तो है क्या, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन एंजाइम, एंड दूसरा था टू किल द बैक्टीरिया एंड द जर्म विच आर इन कंटेन इन अ फूड। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका काम है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के, ठीक है, सिंपल फॉर्म में तोड़ना, और ताकि हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सके। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, हर एक एंजाइम के बारे में लिखना है आपने। द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट कंटेन कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल। डिजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इनटू सिंपलर मोलिक्यूल सो दैट दे कैन बी ऑब्जर्व बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ताकि हमारे बॉडी उस कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल फॉर्म बनी है उसको डाइजेस्ट कर सके। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव फूड। तो अभी हमने डिस्कस किया था आखिरी में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम वीली है। वीली क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब वहां से जो ऑब्जॉर्प्शन होगी उसको वो जाएगी ब्लड के अंदर, ब्लड की हेल्प से वो जो न्यूट्रिशन है इट विल रीच टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपका आज का था, हमने आज न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया। अब हमारे 3 टॉपिक रहते हैं, रेस्पिरेशन रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है और एक्सक्रीशन रहता है। क्लियर। दिस वी हैव read today, so listen it carefully and prepare your summary of this chapter. Clear. No topic is deleted from this chapter, so now this is over
for today. Thank you.